नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो मेरा टेस्ट है वो है, आज के इस टेस्ट में हम अर्थशास्त्र और पर्यावरण को एक साथ देखेंगे। इस वीडियो में अर्थशास्त्र और पर्यावरण का कॉम्बिनेशन है। जो कल का टेस्ट होगा उसमें बायोलॉजी के साथ में पॉलिटी आएगा, तो आप कल के टेस्ट में देखना मत भूलिएगा। सुबह 11 बजे टेस्ट बायोलॉजी के साथ में पॉलिटी का आएगा। 25 प्रश्न रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो आइए आज के टेस्ट की ओर हम लोग देखते हैं कि आज का टेस्ट जो हमारा है उससे कैसे प्रश्न है, और लहजे के साथ में आप लोग बताइए मुझे कैसा है। बाकी आप लोगों को बता दो, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आप उसको जा करके देखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के गिरते हुए दामों के बारे में, आप लोग अगर जो नहीं देखें तो वीडियो जा करके देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है। उसमें मैंने काफ़ी डीप में आपको पूरी एक एक बातों को बताया है, भारत के संदर्भ में भी और वैश्विक स्तर पर भी जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में भी। क्यों तेल के रेट गिर रहे हैं, अमेरिका की और रूस की आखिर क्या पॉलिसी है, आप उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और अंतर आगे के चल के भारत के लोगों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको पूरी डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है। आप जा करके देखिए, कल शाम को वीडियो अपलोड की गई थी, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो ये आज का जो मेरा टॉपिक है वो अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, बाकी आप लोग उत्तर देते रहिए। उत्तर देते क्रम में जैसे जैसे मैं प्रश्न पूछूँ उसी तरीके उत्तर दीजिए। स्क्रीन पे आते रहेंगे, ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाकी सीधे उत्तर दूंगा। 5 से 10 सेकंड आपके पास मौका रहेगा, आप उसके उत्तर वगैरह आप दे सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करें। निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला, एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। दूसरा, नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में की गई थी। बताइए सही है गलत है। तो आइए देखते हैं, एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी, सही है। नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में ही है, तो पहला का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है दूसरा, निम्न में कौन सा कथन सही है? पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। दूसरा, भारत में योजना अवकाश की अवधि 67 से 69 तक है। तो आप लोग उत्तर दीजिए फटाफट, फिर मैं उत्तर देता हूँ। तो आइए इसका उत्तर देते हैं। इसमें लिखा हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये सही है। दूसरा है, भारत में योजना अवकाश की अवधि 67 से 69 है, गलत है, क्योंकि योजना अवकाश की जो अवधि ड्यूरेशन है वो 66 से 69 है। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, वो ए सही हो जाएगा। ए का एक मतलब एक सही है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे, आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको बताना है कि किस शहर का या किस देश से वो संबंधित है। अब बताइए। तो ये देखते हैं, लिखा हुआ है जो डो जोन्स न्यूयॉर्क सही है, डो जोन्स न्यूयॉर्क सही है। निक्की टोक्यो सही है। कॉस्पी कनाडा गलत है, क्योंकि साउथ कोरिया का है। तेन ताइवान सही है। आप देखेंगे ये, इसमें आप कोस्पी को जब आप देखेंगे तो कोस्पी जो है ये साउथ कोरिया का है। वर्तमान के संदर्भ में आप देखेंगे तो कोस्पी का जो आप देखेंगे तो वो उसके जो स्टॉक हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो सूचकांक काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ रहा है कोस्पी। और बाकी के आप देखेंगे तो डो जोन्स की हालत ख़राब है न्यूयॉर्क का, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि कोरोना के आप देखेंगे इस संदर्भ में साउथ कोरिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उसके जो है जो उसका शेयर मार्केट है वो धीरे धीरे फिर अपने उसी जगह पे आ जा रहा है जहाँ कहीं पहले मतलब पहले वो हुआ करता था। तो काफ़ी तेज़ी से वो रिकवरी कर रहा है और उसके स्टॉक क्या है काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी जा रहे हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है, बताइए। तो सेबी का मुख्यालय जो मुंबई में स्थित है। 4 का 20 सही है। नेक्स्ट, इनमें कौन सम्मिलित नहीं, योजना दी है, वर्ष दी है, अब बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, जैसे अटल पेंशन योजना 2016 दिया हुआ है, गलत है। 2015 के बाकी की जितनी योजनाएं दी हुई हैं सभी सम्मिलित हैं। स्टैंड अप इंडिया 2016, जननी सुरक्षा योजना 2015, पीएम जनधन योजना 2014, बाकी सब सम्मिलित हैं। जो अटल पेंशन है वो 2015 के। क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, लिखा हुआ है क्लेब्सिएला क्या है, बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। तो
तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा हुआ क्लेप्सिला क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, तो ये इसका जो ए वाला है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन का योगदान देती हैं? ऑप्शन है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय, ज्वालामुखी क्रियाएं। आप सभी लोग उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो देखिए इसमें लिखा हुआ उपरोक्त सभी, जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण भी आप जान रहे हैं कि इसमें योगदान की बात की जा रही, प्रकाश कार्बन का योगदान देती हैं, तो वो सीधी बात है, प्रकाश संश्लेषण का भी योगदान रहता है, श्वसन का भी है, जो पदार्थों के अपचय से भी, ज्वालामुखी क्रियाओं से भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है वो डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है, फिर आपको बताना है। खाद्य श्रृंखला में पोषण प्रवाह की दिशा चक्रीय होती है, और दूसरा है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के समीप वाले जीव को अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए फटाफट आप लोग, फिर मैं देता हूँ। देखिए लिखा हुआ खाद्य श्रृंखला में पोषण प्रवाह की दिशा चक्रीय होती है, तो ये सही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो सबसे पहले उत्पादक ने बनाया, मतलब उसके बाद में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपभोक्ता तक गया। उसके बाद में क्या होता है कि वे जो विघटनकारी होते हैं, जो डिकम्पोजर जिनको कहते हैं, वो क्या करते हैं, उसका विघटन कर देते हैं, और जो पोषण होता है वो सीधे से क्या हो जाता है, वो ह्यूमस में बदल जाता है। ह्यूमस से फिर वो पौधों में पहुंचता है, पौधों से फिर वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फिर अंत में हर एक जीव की अंतिम अवस्था, उसमें वो मर गया। मरने के बाद में क्या हुआ, उसका फिर चक्र हुआ। तो पोषण पदार्थों का चक्र होता रहता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 का एक तो सही हो गया। अब दूसरी की तरफ आते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के समीप वाले जीव को अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है, ये सही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि लिंडमान का 10% का नियम काम करता है। जो खाद्य श्रृंखला के जितने समीप है उसको उतनी ऊर्जा मिलेगी। तो अगर जो 1 किलो घास है तो उसका जो एनर्जी जो मिलेगी उसको कितनी मिलेगी, 1 किलो में कितने 100 ग्राम मिलेगी। 100 ग्राम के बाद में कितनी जाएगी आप देखेंगे, तो उसकी एनर्जी जो जाएगी वो होगी 1 ग्राम चली जाएगी। 1 ग्राम के बाद में 0.1 ग्राम चली जाएगी। इस तरीके से कहने का मतलब है, जो जितनी जो समीप होता है उसको उतनी ऊर्जा मिलती है। अब उसका जो टोटल ऊर्जा का क्या होता है, 10% मिलता है। हर एक चरण में क्या होता है, कम होता चला जाता है, क्योंकि जो दर है वो तो 10% ही रहेगी, लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो घटती चली जाती है। तो जो सबसे समीप है उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की दर हर स्तर पर समान रहती है। हर ऊर्जा ह्रास की दर हर स्तर समान रहती है। तो सही, जो दर शब्द रेट का जो यूज हुआ, सब में 10% ही, मतलब 90% ह्रास हो जाएगा, 10% मिलेगा। तो ये दर तो समान है, लेकिन अब क्वांटिटी में देखोगे तो ह्रास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भुगतान संतुलन में शामिल है, बताइए। तो इसमें दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, उपरोक्त सभी, तो भुगतान संतुलन में सब कुछ शामिल होता है। 9 का डी सही हो जाएगा। फिर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र होना चाहिए, मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कितने % वन होने चाहिए वहाँ पर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जो सही हो जाएगा बी 33% सही हो जाएगा। मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ पे आप रहते हैं, या किसी शहर में, हर जगह में 33% वन है, तो भौगोलिक संतुलन बना रहेगा। तो भारत में आप देखेंगे तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए पर्यावरण संतुलन के लिए। खैर ऐसा है नहीं, यूपी वगैरह में देखेंगे तो बहुत कम है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, आपको बताइए। एक तरफ जो दिवस दिए गए, फिर उनकी डेट बताइए, किस तारीख को मनाए जाते हैं। देखिए आई क्वेश्चन में 11 में देखिए लिखा हुआ है जैव विविधता दिवस, 23 मई लिखा हुआ है, गलत है, क्योंकि 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है। तो क्वेश्चन में 11 का जो है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। भविष्य, देखिए थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। भविष्य के तिथि के लिए विदेशी मुद्रा का स्टॉक एक्सचेंज में तय शुद्ध रेट पर विक्रय, मतलब क्रय विक्रय को ही विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार कहते हैं। फिर दूसरा, क्रिसिल, केयर तथा इक्रा तीनों भारत की रेटिंग एजेंसियां हैं। तो इसमें देखें तो 12 का जो है वो पहला दूसरा दोनों सही है। थोड़ा मैं पहला आपको समझा दूँ वायदा कारोबार होता क्या है। मान लीजिए जैसे आपको पढ़ाई के उद्देश्य से आप अमेरिका जा रहे हैं, आपको मैंने बताया कि आप इसमें डॉलर की कीमत 71
₹72 है, तो आपको ये ₹72 में एक्सचेंज करके ₹72 में दीजिए, $1 हम आपको देंगे, आप अमेरिका जा करके पढ़िए। तो पढ़ाई के लिए आपने मुझे रुपए दिए, मैंने आपको उतने डॉलर में देते। तो लेकिन एक वायदा हो गया कि जो ऊपर नीचे करेंसी होती रहती है, कभी आप रिस्क से बचने के लिए, तो आप जैसे मान लीजिए कभी ₹75 पहुंच जाता है, कभी 70 में रुपये चला जाता है। मान लीजिए मैंने आपको टोटल शुरुआत में जब आप अमेरिका पढ़ने के लिए, तो 70 में हम लोगों ने क्या किया, एक वायदा हो गया हमारे बीच में कि ₹70 में है, जब डॉलर आप चेंज कराएंगे तो हम ₹70 देंगे। अगर जो चाहे 67 में चला जाए तब भी, 73 में चला जाए तब भी, या 75 में चला जाए तब भी, हमारा रेट क्या है, 70 ही रहेगा, 70 ही रहेगा। तो डॉलर की कीमत 75 चली गई तो फिर भी हमें ₹70 में ही उसको एक्सचेंज रेट में मिलता है। इसमें क्या होता है, जोखिम को दूर करने के लिए एक वादा जैसे वादा खिलाफी ना हो, वादा कर लिया जाता है कि आप इतने दिन बाद हम करेंगे तो ये क्या होगा, मुझे उतना ही मिलेगा। तो आप अमेरिका में पढ़िए, आपको ₹70 ही देना है, आप निश्चिंत हो जाइए। 1 साल का 2 साल का हम वायदा कर लेंगे, उसी को क्या बोला जाता है कि वायदा कारोबार बोला जाता है, जोखिम से बचने के लिए। तो ये क्या होगा, इस शुद्ध रेट में क्रय विक्रय कोई विदेशी भविष्य में तिथि के लिए, विदेशी भविष्य में तिथि जो है एक वहाँ तक की, अगर टोटल को हम देखेंगे कि एक तिथि तक की क्रय विक्रय करने की जो स्थिति, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल में पढ़ने का बता रहा हूँ, आप क्रय विक्रय में भी ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस वजह से किया जाता है ताकि जोखिम से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 13 है, वाह स्थानीय संरक्षण में शामिल है, बताइए। जीन बैंक, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, चिड़ियाघर, कूट के आधार पर उत्तर देके हमें बताइए। तो इसका उत्तर देते हैं, देखिए देखो, एक होता है स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट, एक वाह्य स्थानीय इंस्टीट्यूट। अगर जो हम किसी चीज़ का संरक्षण उसी जगह पर कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि स्वास्थ्य, मतलब उसी को वहीं पर संरक्षित कर दिया गया। दूसरा आता है वाह्य स्थानीय संरक्षण, मतलब किसी जीवों को या किसी पेड़ पौधों को दूसरी जगह पर ले जाकर के उनको संरक्षित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं वाह्य स्थानीय, दूसरी जगह पर संरक्षण किया गया। जैसे जीन बैंक, बोटेनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, इसमें आपने जैसे आपके जहाँ भी आप, जैसे लखनऊ में चिड़ियाघर है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको क्या, चिड़ियाघर जब नहीं तब क्या वहाँ पे शेर पहले से था, या फिर वहाँ पे चीता बाघ ये सब पहले से थे? नहीं थे। ये सब क्या है कि वो लाए गए हैं कहीं से, जंगलों से लेकर के आए गए हैं जितने भी जानवर हैं। तो क्या उनको एक जगह से दूसरी जगह लाया गया, तो इसको क्या बोला गया, एक सिटू। बोटेनिकल गार्डन आप देखते हैं, जैसे लखनऊ में सीमैप है, तो ये क्या यहाँ पर क्या है, उस सीमैप में जो जितने भी हैं क्या उनको वहीं पे लाया गया है, मतलब वो पहले वहीं पे, ऐसा नहीं, वहाँ पे क्या किया गया, पेड़ पौधों को ला करके वहाँ पर लगाया गया है। इस तरह से उनको बोटेनिकल गार्डन वगैरह जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो एक होते हैं वाह स्थानीय। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, जीवों को वहीं पे उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया जाए, उनको वहीं संरक्षित कर दिया। जैसे नेशनल पार्क, जैसे दुधवा नेशनल पार्क है या गिर है, ये जितने भी नेशनल पार्क वगैरह, वहाँ पे क्या कहता है, क्या दुधवा नेशनल पार्क को बनाया गया यहाँ पे पेड़ पौधे लगा करके उसको, ऐसा नहीं, वहाँ के जीवों को ही संरक्षित कर दिया गया, उसको नेशनल पार्क बना दिया गया है। ये बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, टाइगर रिजर्व वगैरह, वो वहीं पे बना दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसे जीन बैंक हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, चिड़ियाघर हो गया, ये सब वाह्य स्थान है, एक जगह से दूसरी जगह। इसमें से नेशनल पार्क नहीं होगा, तो इसका उत्तर 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 4 मतलब कि 13 का सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से कथन सही हैं? प्रकाश अनुकूलित पौधों में श्वसन दर कम होती है। दूसरा है, छाया अनुकूलित पौधों में सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दर कम होती है। प्रकाश अनुकूलित पौधों में श्वसन दर बिल्कुल भी कम नहीं होती, वो उसी के अनुकूल बने रहते हैं, किसी तरीके से उनमें श्वसन दर वगैरह कम नहीं होती। जैसे मान लीजिए अब श्वसन दर, मतलब हमारे अपने अपने उस पर लीजिए थोड़ा सा, जिसको अगर जो 2 टाइम का खाना खाने का होगा तो क्या उसकी खाने की दर कम होगी? नहीं, खाने की दर उसकी है जिसको मिल ही नहीं रहा है, उसकी दर तो वाकई कम है। तो उनको जब सब कुछ मिल रहा है तो उनको दर किस बात की, दर तो उसकी कम है जिसको नहीं मिल रहा है। तो मिल किसको नहीं रहा, छाया में उसको प्रकाश वगैरह कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि श्वसन और प्रकाश दर ये सब क्या होगा, डाउन हो जाएगा। वो अपनी एनर्जी बचाने की कोशिश करेगा और जैसे जितना बता पाएगा वो सब चीज़ें अपने आप को कंट्रोल करेगा, कम करेगा। तो श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण जो छाया अनुकूलित पौधों में होता है, और जो प्रकाश अनुकूलित पौधों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो 14 का जो है वो सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन विनिमय दर में अस्थिरता का कारण हो सकता है? विनिमय दर में अस्थिरता का कारण हो सकता है, पहला है विदेशी मुद्रा का आगमन, दूसरा है विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन।
विनिमय दर में अस्थिरता मतलब भुगतान संतुलन की स्थिति ना हो, मतलब कि बैलेंस ना चल रहा हो, या तो आपके पास कोई से बहुत ज़्यादा आ रही है या बहुत ज़्यादा जा रही है, तो उसमें क्या भुगतान संतुलन में अस्थिरता या विनिमय दर में अस्थिरता हो सकती है। विदेशी मुद्रा के आगमन से भी बहुत ज़्यादा है, विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन से भी, दोनों तरीके से क्या होता है भुगतान संतुलन की स्थिति। अब आप सोच रहे हैं कि विदेशी मुद्रा का आगमन से क्या समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा अगर जो विदेशों से इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो इन्वेस्ट तो करें, लेकिन वो क्या करेंगे उसको आप इन्वेस्ट, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो क्या करेगी, इन्वेस्ट तो पैसा कर देती है लेकिन वो फिर उसी तरीके से प्रॉफिट निकाल के लेके चली भी जाती है। तो जो विदेशी मुद्रा का जो आगमन होता है उसमें भी समस्या है, और अगर बहुत ज़्यादा बहिर्गमन हो जाए तब भी समस्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 55% है। दूसरा है, कुल एफडीआई का 50% सेवा क्षेत्र में प्रवाहित होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 55% सही है, सेवा क्षेत्र की लगभग 55% हिस्सेदारी। दूसरा, कुल एफडीआई का 50% सेवा क्षेत्र में होता है, तो सही बात है। ये गलत है क्योंकि 50 नहीं 2/3 होता है, 50% नहीं होता है, तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने कभी सुना है इस तरीके से कि कोई विदेशी कंपनी आई हो यहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन बना रही है, कोई विदेशी कंपनी आ गई है और भारत में कुछ ऊन बनाने का काम कर रही है, कोई विदेशी कंपनी आ गई है भारत में चीनी मिल डाल रही है, इस तरीके के नहीं होते हैं। ये सब क्या है, ये वो अधिकतर जो वो अपना करते हैं वो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सेवा जैसे आएगी तो वोडाफोन कंपनी आ जाएगी, सेवा क्षेत्र में और भी अन्य चीज़ों की सेवाओं को लेकर के एफडीआई ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें आपको कच्चे माल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, उसकी तुलना में आप लाभ भी उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, जोखिम कम होता है। इस लोग सेवा क्षेत्र की ओर जो एफडीआई सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 का है वो ए सही हो जाएगा। ये मतलब कि 55% है एफडीआई, लेकिन 2/3 है, लगभग 2/3 करीब हो जाएगा। निकाल लीजिएगा परसेंटेज, 50% सेवा क्षेत्र में प्रभावित होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैती आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो मैती आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में कौन सा कथन सही है। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ। दूसरा है, क्योटो प्रोटोकॉल के सदस्य देशों की श्रेणी 1 में विकसित देश शामिल है। पहला वाला तो आप तुरंत कर ले रहे होंगे कि 2005 में, दूसरा बताइए सही गलत है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका सी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। दो जो क्योटो प्रोटोकॉल 97 का है, लागू 5 में होता है, और इसमें जो श्रेणी 1 है उसमें विकसित देश शामिल हैं। जिस दौर में ये हुआ था उसमें आप देखेंगे तो बताया गया था कि 1992 में जिस देश की अर्थव्यवस्था संक्रमणशील दौर से गुजर रही थी उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया था। वर्तमान में वो विकसित देशों की श्रेणी में आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ बताइए सर, ऑप्शन आपके सामने, आप बताइए। 18 का सी सही है, 1 और 2। फिर 19 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप देखेंगे तो 1989 का है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है, 1989 का है। तो याद रखिएगा 19 का सी सही है, 1989, 1 जनवरी 1989 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू है तो 87 का, लेकिन लागू 89 में हुआ है, याद रखिएगा दोनों बातों को। प्रोटोकॉल है 87 का, लागू 89 में हुआ, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। 2 तथ्य दिए गए, जलीय पालितंत्र में जमा कार्बन को ब्लू कार्बन कहते हैं। प्रोजेक्ट सूर्य का उदय से काले कार्बन के उत्सर्जन को में कमी करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर देखते हैं जो इसमें लिखा हुआ, जलीय पालितंत्र में जमा कार्बन को ब्लू कार्बन कहते हैं, सही है। जलीय पालितंत्र का मतलब समुद्र वगैरह में, जैसे देखें वहाँ पर जो भी जीव वगैरह हैं, समुद्री पेड़ पौधे वनस्पतियों वगैरह जीवों में जो कार्बन जो जमा है उसको बोला जाता है ब्लू कार्बन कहते हैं। और जो प्रोजेक्ट सूर्य का उद्देश्य है कि काले कार्बन को उत्सर्जन में कमी करना है। काले कार्बन मतलब जिसमें कोयला, मतलब जिसके उत्सर्जन से क्या हो, ब्लैक कार्बन निकलता हो, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो गया या जैसे कोयला वगैरह हो गया, और जितनी तरीके से डीजल वगैरह इन सब में। 20 का सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन में 21, मुद्रा
का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कारण है, मतलब कथन दिया हुआ है, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात बढ़ाने के लिए जाता है। कारण है, विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात बढ़ाने के लिए किया जाता है, सही है, क्योंकि निर्यात बढ़ाया जाएगा तभी क्या हो जाएगा, निर्यात। जैसे मान लीजिए $1 बराबर 75 रुपये चल रहा है, उसको हम 80 कर देंगे, तो विदेश वाले क्या करेंगे, हमारे घर में, मतलब हमारे यहाँ जो इंडिया में वो निवेश करेंगे वो यहाँ से। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत में जैसे 75 रुपये की $1 बराबर 75 रुपये था, तो कोई विदेश में भारत के सामान को खरीद नहीं रहा था, उनको महंगा लग रहा था। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $1 बराबर 80 रुपये हो गया, तो भारत की जो मुद्रा, मतलब कि भारत की जो सामग्री है वो विदेशी मार्केट में सस्ती हो जाएगी, और सस्ती होने के दौर में लोग वहाँ पे उसको ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आयात जो है वो, मतलब निर्यात बढ़ेगा, यहाँ के लोग और निर्यात कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ना बिकने से अच्छा है थोड़ा सस्ता ही बिक जाए। तो उसी दौर में कथन कारण दोनों सही है। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि बाजार में घरेलू वस्तुएं, विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। दोनों कथन कारण दोनों सही, व्याख्या भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश, निम्न में किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है। बताइए आप लोग, किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है। फिनलैंड, मोनाको, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया दिया हुआ, तो फिनलैंड, मोनाको और ऑस्ट्रिया में, तो डेनमार्क में नहीं, क्योंकि डेनमार्क में डेनिश क्रॉन चलता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो सी सही हो जाएगा, डेनिश क्रॉन, मतलब डेनमार्क सही हो जाएगा 22 का सी। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। संघ दिए हुए हैं और उसके सामने दिया हुआ वर्ष, किस वर्ष स्थापित हुए थे। तो ये देखते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है एपेक जो है, एपेक 88 दिया हुआ है, जबकि एपेक 89 का है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका मुख्यालय आप देखेंगे एपेक का सिंगापुर में। बिम्स्टेक है, इसका ढाका में है। संघाई का बीजिंग में है। आसियान का जकार्ता में है। तो इनको आप सब देखिए, जैसे बिम्स्टेक 97 लिख के आ ही रहा है सब कुछ आपके सामने। एपेक 88 का नहीं, 89 का है। जो 23 का जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 24 की तरफ हम आते हैं। निम्न में कौन सा एक गैसीय चक्र नहीं है, आपको बताना है। तो सब कुछ है इसमें। फास्फोरस चक्र जो है वो गैसीय चक्र नहीं है। जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन से सब सुख है, सब भी है। लेकिन ये जो फास्फोरस चक्र है ये किसी तरीके से ये जल चक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन सा कथन सही है। 24 का सी सही है, 25 देखते हैं। हमने इतने पढ़े हैं तो आप लोग उनके उत्तर वगैरह भी देते रहिए। जो मैं पढ़ रहा हूँ इनके उत्तर वगैरह देंगे आप लोग। अंत में हमें ये भी बताइए कितने प्रश्न आपके सही हैं, क्योंकि मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि कितने प्रश्न हैं। आइडिया वगैरह आप शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन किसी एक का कमेंट आया था, उनका कहना था कि जो मुझे नहीं आता है उनको मैं नोट कर लेता हूँ। यही हमारी स्ट्रेटजी है। उनको हम अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से उनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पुराने वीडियो देख लेते हैं। मैं जानता हूँ हर चीज़ के जो मैं बताता हूँ सबके वीडियो तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हम मैक्सिमम चीज़ें जो मैं बताता हूँ उनके वीडियो में चीज़ें उपस्थित रहती हैं। आप जाकर के वीडियो देखेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको फास्फोरस चक्र बताया तो आप जाकर के फास्फोरस चक्र का वीडियो देख लीजिए। अगर जो मैंने जल चक्र बताया तो वो देख लीजिए। तो ये सब क्या है कि इनके वीडियो वगैरह आप देखेंगे और इनको चीज़ों को समझेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग देखते रहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे कल जो वीडियो आया था उसको आप देख लीजिए। कल का जो वीडियो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के गिरते दाम, कच्चे तेल की कीमतों में क्यों गिरावट हो रही है, उसको आप जाकर के जरूर देखिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे से उसको बताया गया, चीज़ों को एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट में क्या चल रहा है, तेल की कीमतें क्यों गिर गई हैं, इकोनॉमिक्स के उसमें क्या फंडे काम करते हैं। बाकी आप मैंने भारत के संदर्भ में पेट्रोल की कीमतों के बारे में भी आपको बताया है कि किन किन चरणों से पेट्रोल गुजरता है तब आकर के हम लोग की गाड़ी बाई में पड़ता है। तो चरणों की प्रक्रिया का भी आपको बेहतर तरीके से बताया गया। आप जाकर के उसको देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो है। अब आते हैं अंत की ओर, इस वीडियो का अंत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। इसमें पहला है नाइट्रोजन जीवों में प्रोटीन निर्माण में सहायक है। दूसरा है पौधे नाइट्रोजन में नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, बताइए।
तो नाइट्रोजन जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सहायक होता है, सही है, क्योंकि CH2ON नाइट्रोजन जुड़ता है तभी प्रोटीन बन जाता है। तो नाइट्रोजन तो है वो सही इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन निर्माण में सहायक है। दूसरा, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, सही है, क्योंकि जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, तभी पौधे उसको ले पाते हैं। तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इसका मतलब 25 का C सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। आज का टेस्ट अब यहीं पे खत्म हुआ, मिलेंगे कल नए टेस्ट के साथ में। आज खत्म हो गया कल का, जैसे मैंने बताया टॉपिक जो है बायोलॉजी के साथ में अब पॉलिटी आपको देखने को मिलेगा। दोनों टॉपिक अच्छे हैं, उन दोनों टॉपिक को आप देखिए। 2 सब्जेक्ट का टॉपिक बनाया जा रहा है, आगे चल करके फिर कंबाइन करके 3 विषयों के टॉपिक को एक साथ जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद में एक होल पूरा मतलब कि पूरे सभी सब्जेक्टों के वीडियो बनाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज होगी, जैसे एग्जाम आप देने जाते हैं तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, उसमें सब कुछ होता है। उसी तरीके से आपको सब कुछ उसमें दिया जाएगा। बाकी टॉपिक वाइज टेस्ट भी मैं शुरू करूँगा, उनको एक 2 वीडियो डाल के उनको मैं ट्रायल लूँगा कि आप लोग उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर जो लोग पसंद करेंगे तो उसको मैं ज़रूर आगे कंटिन्यू करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाकी हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कुल कितने सही हुए। साथ साथ में हमें ये भी बताइए, आप अपनी स्ट्रेटजी हमें साझा कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, आप सब कुछ लाइक कर सकते हैं। फेसबुक के लिए facebook.com/newutkarsias पे चले जाइए। टेलीग्राम चैनल पर newutkarsias टाइप करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। दोनों ग्रुपों को आप ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 11 बजे टाइमिंग है। कई लोग टाइमिंग पूछते रहते हैं कि कितने बजे से वीडियो आती है, तो सुबह 11 बजे आप लोग बिना संकोच के सुबह 11 बजे आ जाया कीजिए। वीडियो 11 बजे आ जाएगी, आप आइए ना आइए, वीडियो एग्जैक्ट 11 बजे पब्लिश हो जाती है। मतलब एग्जैक्ट 11 बजे क्या होगा, आपके सामने लाइव वीडियो प्रसारित हो जाएगी। तो आप वीडियो उसको जरूर देखा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।